आप सभी का श्याम संगीत अकेडमी में स्वागत है। वाद्य यंत्रों की निर्माण विधि, हारमोनियम, तबला, सितार, वायलिन और संपूर्ण अंगों के नाम। तो आज हम इसी विषय पर एक बहुत ही गहरा अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल। और सच कहूँ तो आज की ये जो चर्चा है, ये देखने में भले ही बहुत सीधी लगे, पर इसके अंदर जो विज्ञान छिपा है ना, वो किसी भी आधुनिक इंजीनियरिंग को आराम से टक्कर दे सकता है। सही कहा आपने। आज हम मुख्य रूप से 5 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर अपना ध्यान लगाएंगे। हारमोनियम, तबला, वायलिन, सितार और तानपुरा। हम इनकी शारीरिक संरचना और बनावट का एक-एक पुर्जा समझने वाले हैं। जी, और इस पूरे इस गहन विश्लेषण का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि हम ये समझें कि यह यंत्र सिर्फ लकड़ी या तारों के निर्जीव ढांचे नहीं हैं। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। बिल्कुल, लोग बस तराशी हुई लकड़ी और चमड़ा देखते हैं, लेकिन असल में ये पूरी तरह से ध्वनि का विज्ञान है, एक बहुत ही सटीक शिल्प। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे सदियों से हमारे शिल्पकारों ने एक खोखली लकड़ी, सूखी लौकी जिसे तुम्बा कहते हैं, और जानवरों के चमड़े व धातु को मिलाकर एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली बना दी है जो आज भी अचूक है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। जब हम इन यंत्रों की बनावट को गहराई से देखते हैं तो इनके अंगों के ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। मतलब जवान, स्याही और जवारी। हाँ, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत हमारे सबसे पहले वाद्य यंत्र से करते हैं, हारमोनियम, जो कि वायु और धातु के संयोजन का एक बहुत ही जादुई बक्सा है। हारमोनियम का जो पूरा विज्ञान है ना, वो हवा के दबाव पर निर्भर करता है। बाहर से देखने पर सबसे पहले हमारी नज़र इसके लकड़ी के ढांचे पर जाती है, जिसे हम वुडन बॉडी कहते हैं, जो एक तरह से रक्षा कवच का काम करता है। एकदम सही। ये लकड़ी का बक्सा केवल सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि इसके भीतर जो पूरी संवेदनशील वायु प्रणाली है उसे सुरक्षित रखने के लिए है। और इसी लकड़ी के ढांचे के ऊपर हमें वो काले और सफेद पर्दे दिखाई देते हैं, जिन्हें उंगलियों से दबाया जाता है, कीज जिन्हें हम कहते हैं। जी। बाहर से देखने वाले को तो यही लगता है कि बस इन पर्दों को दबाने से ही सारा संगीत निकल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। बिना हवा के ये पर्दे पूरी तरह से बेजान हैं। इस यंत्र में जो असली जान फूंकने का काम करता है वो हिस्सा है धौंकनी, या जिसे हम बेलोज कहते हैं। धौंकनी मतलब इसे हम हारमोनियम के फेफड़े भी कह सकते हैं, सही? हाँ, फेफड़े वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है यहाँ पर। धौंकनी ही हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला सबसे मुख्य अंग है। जब वादक इसे खोलता और बंद करता है तो एक बहुत ही स्थिर दबाव के साथ हवा अंदर जाती है। लेकिन केवल हवा धकेलने से ध्वनि पैदा नहीं होती। असली जादू होता है रीड्स में। फ्री रीड्स। बिल्कुल, ये धातु के बने छोटे छोटे स्वर उत्पादक होते हैं। और यहीं पर वो बहुत ही दिलचस्प नाम आता है जिसके बारे में मैं सोच रही थी, जबान। इन धातु की रीड्स के अंदर एक बहुत ही पतली सी पत्री होती है जिसे जबान कहते हैं। जी। जैसे हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही ये काम करती है। पर ये धातु की पत्री काम कैसे करती है? देखिए, जब धौंकनी से पूरे दबाव के साथ हवा अंदर आती है तो वो इस छोटी सी धातु की पत्री यानी जबान से टकराती है। हवा के टकराने से ये जबान बहुत तेजी से कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। और कंपन से ध्वनि पैदा होती है। बिल्कुल, भौतिक विज्ञान का सीधा नियम है। आप बाहर से जो पर्दा दबाते हैं वो बस हवा के गुजरने का रास्ता खोलता है। हवा उस विशिष्ट रीड तक पहुंचती है, जबान को कंपाती है और हमें एक निश्चित स्वर सुनाई देता है। क्या बात है! हारमोनियम के इस हवा और धातु के विज्ञान से अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की ओर, भारतीय शास्त्रीय संगीत की धड़कन यानी तबला। तबला तो अपने आप में लकड़ी, चमड़े और धातु का एक बहुत ही अद्भुत तालमेल है। एकदम। इसके 2 भाग होते हैं, दायां तबला और बायां तबला। तो सबसे पहले दाएं तबले की बनावट को समझते हैं। दायां तबला अपनी तीखी खनक के लिए जाना जाता है। इसका जो मुख्य खोखला ढांचा, वुडन शेल, वो शीशम, नीम या सागौन की लकड़ी से बना होता है। मतलब ये लकड़ियां काफी भारी और कठोर होती हैं। हाँ, और इसके पीछे का कॉस्टिक कारण है। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि ये ध्वनि को सोखती नहीं है, बल्कि वापस उछालती हैं, जिससे एक गूंजती हुई स्पष्ट ध्वनि पैदा होती है। और इस लकड़ी के ढांचे के ऊपर जो चमड़े की पूड़ी मढ़ी जाती है,
असली विज्ञान तो वहां है। उस पूड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक गोल काला लेप होता है, जिसे स्याही या कुछ लोग गाब भी कहते हैं। बिल्कुल, और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कोई साधारण रंग है, हाँ, लेकिन असल में ये लौह चूर्ण यानी लोहे के बारीक बुरादे, आटे और कुछ प्राकृतिक सामग्रियों से बना एक भारी मसाला होता है। और यही मसाला तबले की आवाज का चरित्र तय करता है। एकदम सही। अगर आप एक साधारण चमड़े की ढोलक बजाएं तो आवाज फैली हुई होती है, लेकिन जब बीच में ये भारी मसाला यानी स्याही लग जाती है तो वो चमड़े का वजन बढ़ा देती है। जिससे कंपन नियंत्रित होता है और खनक पैदा होती है। जी, और इस पूड़ी की सतह को भी बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। स्याही के बाहर जो चमड़े का किनारा होता है उसे चांटी कहते हैं। हाँ, और स्याही और चांटी के बीच का जो खुला स्थान है उसे मैदान कहा जाता है। और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। चांटी पर प्रहार करने से तीखी ध्वनि निकलती है और मैदान पर प्रहार करने से ध्वनि में एक भारीपन आ जाता है। लेकिन इन ध्वनियों को एक निश्चित स्वर पर कैसे लाया जाता है, इसके लिए भी एक पूरी तनाव प्रणाली है। बिल्कुल, पूड़ी के चारों तरफ चमड़े की ही एक गुती हुई चोटी होती है जिसे गजरा कहते हैं। और तनाव के लिए चमड़े की एक डोरी होती है जिसे बद्दी कहा जाता है। और बद्दी को कसने के लिए वो लकड़ी के बेलनाकार टुकड़े होते हैं जिन्हें गट्टे कहते हैं। सही कहा। स्वर मिलाने के लिए हथौड़ी से इन गट्टों को खिसकाया जाता है, जिससे बद्दी तनती है, तनाव बढ़ता है और स्वर ऊंचा हो जाता है। ये सच में नियंत्रण का बेजोड़ उदाहरण है। अब दाएं तबले से अगर हम डग्घे की तरफ आएं, यानी बायां तबला, तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है। हाँ, दायां तबला लकड़ी का है, लेकिन ढग्गे का जो मुख्य भाग है, जिसे कुड़ी या खोद कहते हैं, वो तांबा, पीतल या फिर मिट्टी से बना एक बड़ा अर्धगोलाकार ढांचा होता है। पीतल यानी ब्रास। जी, यहाँ धातु या मिट्टी का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि डगे का काम गूंज पैदा करना है। बिल्कुल। और ढग्गे की पूड़ी पर भी चमड़ा होता है, लेकिन यहाँ स्याही लगाने का तरीका अलग है। हाँ, ये केंद्र से थोड़ा हटकर होती है, ऑफ सेंटर। जी, और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि स्याही को किनारे करने से मैदान का एक बड़ा हिस्सा खाली मिल जाता है। इसी जगह पर वादक अपनी कलाई सरकाकर वो लहरदार ध्वनि पैदा करता है जिसे मींड कहते हैं। क्या बात है। और डग्गे को स्थिर रखने के लिए नीचे चमड़े या रस्सी का एक गोल आधार भी होता है ना? हाँ, उसे मुंडरी या कुंडल कहते हैं, जो बद्दी को भी कसकर रखता है। तो ये था तबले का पूरा विज्ञान। अब हम उस वाद्य यंत्र की ओर बढ़ते हैं जो पश्चिमी मूल का है लेकिन भारतीय संगीत में पूरी तरह से रच बस गया है, वायोलिन। वायोलिन को अनुनाद मंजूषा या रेजोनेंस बॉक्स का मास्टरपीस कहा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से 4 तार होते हैं। हाँ, और तारों की लंबाई और तनाव से ही स्वर बदलते हैं। यहाँ पर एक अकाउस्टिक पैमाना है 435 हर्ट्ज। हाँ, तारों की ये जो मूल आवृत्ति है 435 हर्ट्ज, ये वायोलिन को उसकी वो भेदक आवाज देती है। और इस तनाव को कसने के लिए ऊपर जो पेंच लगे होते हैं उन्हें खूंटियां या ट्यूनिंग पेग्स कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इतने पतले तार इतनी तेज आवाज कैसे निकालते हैं? इसका जवाब है अनुनाद मंजूषा। जी, अनुनाद मंजूषा आमतौर पर देवदार या मेपल की लकड़ी का एक विशिष्ट आकार का ढांचा होता है। इन लकड़ियों की बनावट ऐसी होती है कि ये कंपन को बहुत तेजी से फैला देती हैं, और वो जो घुमावदार आकार है वो ध्वनि को प्रबल बनाकर बाहर धकेलता है। और वायलिन में तारों को कंपाने का तरीका भी अलग है। इसके लिए धनु या जिसे हम बो कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि ये धनु घोड़े के बालों से बना होता है, जिसे तारों पर रगड़कर कंपन उत्पन्न किया जाता है। और इसके पीछे भी विज्ञान है। घोड़े के बालों पर सूक्ष्म खुरदरापन होता है। जब इसे तार पे रगड़ते हैं तो वो घर्षण पैदा करता है। लगातार पकड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे वो सतत ध्वनि निकलती है। ये तो सच में कमाल है। अब वायलिन से निकलकर हम चलते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की ओर, सितार। इसकी सुंदरता और बनावट किसी आर्किटेक्चर जैसी है। बिल्कुल। सितार का मुख्य भाग, जिसे तुम्बा कहा जाता है, ये कोई तराशी हुई लकड़ी नहीं है, बल्कि कद्दू या सूखी लौकी से बना एक अत्यंत नाजुक गोल खोखला भाग है। प्रकृति ने हमें लौकी के रूप में एक बेहतरीन अनुनाद कक्ष दिया है। और इस खोखली लौकी को ढकने के लिए सागौन या तून की लकड़ी का एक पतला ढक्कन होता है, जिसे तबली कहते हैं। और सितार का जो सबसे जादुई हिस्सा है, जो इसकी विशिष्ट झंकार का रहस्य है, उसे घुड़च या जवारी कहा जाता है। हाँ, जवारी। ये ब्रिज का काम करती है। ये तबली के ऊपर लकड़ी या हड्डी की चपटी चौकी होती है,
जिस पर तार टिकते हैं। और इसका कोण ही वो झंकार पैदा करता है। एकदम सही। इसका विशिष्ट घुमावदार कोण ही उन ओवरटोन्स को जन्म देता है और इन तारों को मजबूती से बांधने के लिए तुम्बे के निचले सिरे पर लकड़ी या हड्डी की एक कील लगी होती है, जिसे लंगोट या कील कहते हैं। जी। और अगर हम ऊपरी भाग की बात करें तो तुम्बे से जुड़ा हुआ लकड़ी का एक लंबा अंदर से खोखला भाग होता है, डांड, फिंगर बोर्ड। और इस डांड के ऊपर जो संरचना है वो भी बहुत खास है। इसके ऊपर पर्दे होते हैं जिन्हें फ्रेट्स कहते हैं। ये पीतल या धातु के छल्ले होते हैं ना, जो तांत या धागे से बंधे होते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें खिसकाया जा सकता है राग के अनुसार। और मुख्य तारों और तरफ तारों को कसने वाली खूंटियां भी होती हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही सूक्ष्म चीज है, मन का। बिल्कुल, जवारी और लंगोट के बीच धागे में पिरोए गए मोती होते हैं ये मन के। सूक्ष्म स्वर मिलाने के लिए इन्हें थोड़ा सा खिसकाया जाता है, जिससे तनाव में बहुत मामूली बदलाव आता है। ये कारीगरी सच में बेमिसाल है। और अब हमारी चर्चा के आखिरी वाद्य यंत्र की बारी है, जो भारतीय संगीत का अनंत आधार है, तानपुरा। तानपुरा कोई धुन नहीं बजाता, बल्कि ध्वनि में एक असीमित गूंज उत्पन्न करता है। इसकी बनावट सितान से काफी मिलती जुलती है। इसमें भी मुख्य भागों में लौकी का तुम्बा और लकड़ी की तबली शामिल हैं। जी, और सजावट व मजबूती के लिए लकड़ी की पत्तियां लगाई जाती हैं। डांड और तुम्बा जहां जुड़ते हैं उस स्थान को गुल कहा जाता है। लेकिन तानपुरे की सबसे अद्भुत चीज है उसका सूत या धागा। ये घोड़च और तार के बीच रखा जाता है। हाँ, और ये सूत का रहस्य सच में कमाल है। इसे सटीक स्थान पर रखने से तार के कंपन का तरीका बदलता है और तानपुरे की अद्भुत झंकार में वृद्धि होती है। एक छोटा सा धागा पूरे यंत्र की गूंज बढ़ा देता है। बिल्कुल। और अगर तारों के मार्ग की बात करें तो ऊपरी भाग में जो डांड है वो लंबी पोली लकड़ी होती है। और यहाँ अटी या अटक का काम आता है। ये हाथी दांत या हड्डी की पट्टी होती है जो चारों तारों को अलग रखती है। और उसके ऊपर तार गहन होता है, दूसरी पट्टी जिसके छेदों से तार गुजरते हैं। जी, और अंत में 4 तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में पीतल और लोहे या फौलाद के 4 मोटे पतले तार होते हैं, जिन्हें 4 खूंटियों से कसा जाता है। चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो प्राकृतिक सामग्रियों जैसे खोखली लकड़ी, लौकी, चमड़ा, धातु के तार, इन सब का संयोजन सिर्फ एक कला नहीं है। बिल्कुल नहीं। घोड़च के जटिल कोण कैसे गूंज को एक विशिष्ट शास्त्रीय स्वर में बदल देते हैं, ये देखना अद्भुत है। ये एक विज्ञान है सच में। और यहाँ एक अंतिम विचारणीय प्रश्न भी सामने आता है। आज आधुनिक तकनीक और सिंथेसाइजर का युग है, लेकिन क्या कोई मशीन सदियों के उत्कृष्ट शिल्प से बनी सूखी लौकी, घोड़े के बालों या मिट्टी से पैदा होने वाली इस प्राकृतिक झंकार और आत्मा की नकल कभी कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति और ध्वनि का ये रिश्ता कितना गहरा है। बिल्कुल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।